वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 पे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हम लोगों का सेशन एनसीईआरटी सार संकलन मनीष रंजन सर की बुक से। आज हम लोग का पॉलिटी का पार्ट 1। हम लोग इसमें आज प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। कार्यपालिका, आज हम लोग संघीय कार्यपालिका, ये आपका पॉलिटी का पार्ट 1 है। ओके, ये आपका पार्ट 1। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि पॉलिटी का भी वीडियो बनाने के लिए, तो मैं सोचा एक डालूं। अभी देखता हूं क्या रिस्पॉन्स आप लोगों का पॉलिटी के। बाकी जो हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है वो चलता ही रहेगा, और साथ में साइंस का। चलिए पॉलिटी में आज हम लोग देखते हैं संघीय कार्यपालिका। इसमें हम लोग पेज नंबर 15 to 18 देखेंगे। 15, 16, 17 और 18, 15, 16, 17 और 18। सॉरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले जो भी छात्र छात्राएं नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और हाँ, जो भी वीडियो को देखें शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको इसकी फायदा मिल सके। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिनके पास पठन पाठन की सामग्री प्रॉपर रूप से प्रॉपर ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाती है। अभी बीपीएससी 67 की डेट आ चुकी है, आपकी 23 जनवरी को है। सीडीपीओ का भी आपका डेट आ चुका है, और एसआई का भी डेट आने वाला है। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी एंड एसआई जो भी है, वो सभी लोग अच्छे से देखें वीडियो को। आने वाले एग्जामिनेशन में आपको इससे आपको सहायता मिलेगी। चलिए, एनसीईआरटी की सार संग्रह क्लास 6 से 12वीं तक की है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्यपालिका है क्या। एक्चुअली में कार्यपालिका कहाँ से लिया गया है, किसकी विरासत से प्राप्त हुई है, तो ये हमें ब्रिटिश। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, सबको पता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अस्तित्व में है। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली अस्तित्व। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट फैक्ट्स को समझिए कि क्वेश्चन कहां से आती है। आपसे पूछा जाएगा भारत में कैसी शासन प्रणाली अस्तित्व में है, तो संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, दूसरा है जो ब्रिटिश विरासत से प्राप्त हुई है, और ये हमें कहां से प्राप्त हुई है, तो ब्रिटिश से। ठीक है, नेक्स्ट, इस संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार के कार्यपालिका प्रमुख का प्रावधान किया गया है। क्या क्या एक होते हैं, मैंने कार्यपालिका में भी 2 प्रमुख हैं। कार्यपालिका को चलाने वाले 2 प्रमुख हैं, वो कौन कौन है? एक आपका संवैधानिक प्रमुख होते हैं, एक आपका रियल यानी वास्तविक प्रमुख होते हैं। ठीक है, एक संवैधानिक प्रमुख और दूसरा क्या है, वास्तविक प्रमुख। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में, जो हमारे राष्ट्र का प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और ये भारत के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद प्रावधान किया गया है। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान है, सभी को पता है, प्रतिष्ठित है, गरिमावान है। वह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे महामहिम जो अभी हैं। केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होती है। केंद्र की जो भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं उनमें समाहित होती है, निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं या करते हैं। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य उसी के नाम से संचालित है। भारत का क्या है, प्रथम नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए इनकी योग्यता के बारे में। ये तो जान लिए आप कि प्रावधान कहाँ है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 52 में, और ये प्रथम नागरिक हैं। और सभी केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां उनमें निहित है, समाहित है। वो खुद से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवा सकते हैं। नेक्स्ट, योग्यता। सबसे पहले कि योग्यता की बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में है। 52 में आपने देखा कि प्रावधान है किसकी, राष्ट्रपति की। और दूसरा, योग्यता की जो है उम्मीदवार के लिए जो योग्यताएं हैं वो उसकी चर्चा अनुच्छेद में
संविधान के अनुच्छेद में कहा की गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 58 में। ओके, 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित अनिवार्य योग्यता है। क्या सबसे पहला क्या वो सिटीजन कहाँ का होना चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष से कम आयु ना हो, मैंने 35 वर्ष से कम रहने पे वो एप्लीकेबल एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तथा वो क्या अर्हता रखते हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट, भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर, या तो भारत या राज्य सरकार। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल क्या होते हैं, क्योंकि इनका अप्रत्यक्ष होता है, इसका क्या होता है, दो तरह से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली हमारे यहाँ है। तो यहाँ पे इनका जो होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा 50 सदस्य चाहिए इनके प्रस्तावक के लिए। प्रस्तावक के लिए कितने सदस्य चाहिए, 50 सदस्य चाहिए प्रस्तावक के लिए, तथा 50 सदस्य चाहिए अनुमोदक के लिए। ठीक है, 50 सदस्य क्या चाहिए प्रस्तावक के लिए, तथा 50 सदस्य क्या चाहिए अनुमोदक के रूप में आवश्यक माने जाते हैं। अब आइए इनकी निर्वाचन की बात कर ले। तो इनकी निर्वाचन जो है क्या है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। हमने पहले बताया क्या, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। अब बोलिएगा, लोकसभा, राज्यसभा एवं हमारे राज्य के विधानसभा में जो निर्वाचित होते हैं वो सदस्य शामिल हो सकते हैं, हम आप शामिल नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, जो समानुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। अब बात करेंगे उनके कार्यकाल, वेतन एवं शपथ। इन शॉर्ट है, इसको अच्छे से कर ले, आपकी क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम रहेगी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का होता है, किंतु अपने उत्तराधिकारी के ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। दैट मीन्स कि अगर वो त्याग पत्र देते हैं या फिर महाभियोग, यानी कि वो तब तक अपने पद पे बने रहेंगे जब तक कि उनका कोई उत्तराधिकारी कोई दूसरा वहां पे आ नहीं जाता है, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। यदि उनकी मृत्यु हो जाए या वह त्याग पत्र दे दें अथवा उन पर महाभियोग लगा कर हटा दिया जाए तो राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत रिक्त हो जाए, तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष के अवधि के लिए होता है। वैसा नहीं कि कोई 2 साल वहां पे काम कर चुके हैं तो 3 साल के लिए किसी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये कंसेप्ट मत रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे एक राष्ट्र प्रथम नागरिक की बात हो रही है, महामहिम की बात हो रही है, तो यहाँ पे इनका पद जो है फिर से नए सिरे से, यानी पुनः जो चुनाव होगा 5 वर्षों की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि बचे हुए अवधि के लिए। अच्छा, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, 5 लाख। ये क्या है, कर आयकर से मुक्त है। ठीक है, कोई टैक्स नहीं। मासिक वेतन कितना है, 5 लाख है। इसके अतिरिक्त इनको निःशुल्क आवास, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 59 आपने देखा, 52 को देखा, 58 को देखा, ये आपका 59 है। 59 के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई 21 से 26 के लिए कोई राष्ट्रपति बनते हैं, इस बीच में 25 में 24 में इनका वेतन को नहीं घटाया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाते हैं, तो शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को, और ये कितने दिन तक संभाल सकते हैं, तो 6 माह तक ही। अब आइए निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, तो हम लोग आगे भी जान गए थे कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों तथा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। क्या होता है, एकल मत।
मतदान गुप्त मत पत्र द्वारा होता है, यह भी याद रखेंगे। मतदान जो होता है गुप्त मत पत्र के द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा जो है मिनिमम कोटा प्राप्त होना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र अपनाया गया है। क्या है? तो न्यूनतम कोटा बराबर क्या होता है? दिए गए मतों की संख्या बटे राष्ट्रपति पद हेतु जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी संख्या +1 कर देंगे। अब आते हैं निर्वाचक के मत का मूल्य कैसे आकलन होता है। तो राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या को देंगे। पहले मान लीजिए हमारे बिहार का या बंगाल का जितना भी 10 करोड़ है बटे विधानसभा चुनाव की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या देंगे +1000 कर देंगे। इसी तरह अगर संसद का निकालना है तो क्या करेंगे? सभी राज्यों के विधानसभाओं की कुल निर्वाचित सदस्य जो होंगे उनकी मतों की संख्या बटे संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1000 कर देंगे। अब आइए भारत के राष्ट्रपति के बारे में जान लें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक प्रथम राष्ट्रपति वैसे हैं, सर्वाधिक अवधि के लिए रहे हैं 12 वर्ष के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950, मई 13 1962। राधाकृष्णन मई 13 1962, मई 13 1967। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, सबसे कम अवधि के कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यह भी याद रखना है कि प्रथम राष्ट्रपति वो कौन है जो सर्वाधिक अवधि के लिए, तो राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष के लिए। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। 13 मई 67 से 69 तक 3 मई। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति सबसे कम अवधि कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वो वीवी गिरी थे, वो 3 मई 69 से वो 69 में ही उनका हो गया था, कार्यवाहक थे। अब आइए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति बने हैं एम हिदायतुल्लाह। ठीक है। एकमात्र राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी वीवी गिरी ही थे, जो देखे थे वहां बहुत कम दिन रहे थे। और फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। सबसे कम उम्र के वह एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति 64 वर्ष में थे नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम सिख राष्ट्रपति हुए थे ज्ञानी जैल सिंह। सर्वाधिक कम उम्र के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, शायद 34 या कुछ था एज उनका। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम वैज्ञानिक। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति। इन सबों को भी याद रखेंगे। अभी आपके हैं रामनाथ कोविंद और जुलाई 25 2017 से अब तक आसीन है। अब बात करते हैं हम लोग शक्तियां की। हम लोगों ने उनकी निर्वाचन को समझ लिया, योग्यता को जान लिया, निर्वाचन की पद्धतियों को जान लिया, अब वेतन को जान लिए। अब जानते हैं हम लोग शक्तियां क्या क्या है निहित इनमें। भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति को विविध प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। आइए कौन कौन आते हैं। कार्यपालिका की शक्तियों के तब चलेंगे विधायिकी शक्तियां, तब चलेंगे विवेक की शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां हैं। तो आइए पहली बात कर ले हम लोग कार्यपालिका शक्तियां की। केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। तो हम लोग भी जान गए हैं कि केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां किसके हाथों में निहित है, तो राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। उसी के नाम से देश की नीतियों का संचालन होता है। नेक्स्ट है उसे विशिष्ट पदों पर नियुक्त करने का अधिकार है। विशिष्ट पदों पर नियुक्तियां करने का भी अधिकार है, जैसे वह प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्तियां करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं लेखक कैग और सीजीए का भी करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर का भी करते हैं। वित्त आयोग का करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का करते हैं। राज्यपालों की भी नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वह विदेशी राजनयिकों का आमंत्रण पत्र स्वीकार करता है तथा राजदूतों को नियुक्ति पत्र जारी करता है। अब आइए विधायिकी शक्ति को जान ले। यह तो जान ली हम लोग कार्यपालिका शक्ति है।
विधायिका शक्ति में है, विधायी शक्तियां में क्या, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। उसके हस्ताक्षर से ही कोई कानून बन सकता है। 2 पॉइंट, एक तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, दूसरा उसके हस्ताक्षर से ही कोई कानून बन सकता है। नेक्स्ट, वह संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग भी कर सकता है। आपसे पूछेगा लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, हाँ या नहीं, तो हाँ, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। वह लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण देता है। नए राज्य के निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक या धन विधेयक, संचित निधि पर भारित व्यय वाला विधेयक, राज्य हित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं होते हैं। उनसे पूर्व में ही मत लिया जाता है, उनकी अनुमति लिया जाता है, उसके बाद ही उसे प्रस्तुत की जाती है। वह लोकसभा के आंग्ल भारतीयों से 2 और 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज की सेवा से, सहकारिता के क्षेत्र से, यानी 12-14 का नियुक्ति लोकसभा के लिए करते हैं। वो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और 12 सदस्य वैसे होते हैं जो कला क्षेत्र से होते हैं या साहित्य क्षेत्र से, विज्ञान से, समाज सेवा एवं सहकारिता क्षेत्रों से होते हैं, जिसको कि ये मनोनीत कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के 1, 2, 3 के अंतर्गत वह अध्यादेश जारी करता है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आपसे पूछेगा क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद में कहाँ वर्णन किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत असामान्य स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। 123 अनुच्छेद के अंतर्गत 1, 2, 3। अब आइए न्यायिक शक्तियां, ये तो देख लिए हम लोग। विधायक शक्तियां क्या क्या है। अब न्यायिक शक्तियां में क्या है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने का, उसे प्रविलंबन करने, परिहार और कम करने का अधिकार है। खत्म भी कर सकते हैं, मृत्यु दंड तक को यह माफ कर सकते हैं, जिसकी की चर्चा कहाँ है, अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 123 में आपने देखा कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं किसी भी विषम परिस्थिति में, असामान्य स्थिति में। न्यायिक शक्तियां में क्या है, संविधान में क्या है न्यायिक शक्तियां में कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को सजा कम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं और प्रविलंबन कर सकते हैं। यह अधिकार प्राप्त है उन्हें, यहाँ तक कि वह मृत्यु दंड को भी माफ भी कर सकते हैं। और ये इसकी चर्चा अनुच्छेद 72 में की गई है। वह सैन्य प्रशासन द्वारा प्राप्त सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को भी माफ कर सकते हैं, मतलब किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72। सॉरी। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग, उसे अधिकार है कि किसी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सके। अनुच्छेद 143(1). सैन्य शक्तियां क्या है, संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। बताया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे, राष्ट्रपति रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर तो होते हैं, लेकिन इसकी विवेचना कहाँ पे है या कहाँ मिलती है, तो संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। उसे युद्ध और शांति की घोषणा करने तथा सैन्य बलों के प्रविस्तारण हेतु आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। अब इनके विवेक की शक्तियां क्या है, ये तो देख लिए हम लोग। सैन्य शक्तियां, विवेक की शक्तियां हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। किसके सलाह पे कार्य करता है, तो मंत्री की सलाह पर कार्य करता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में उसे अपने विवेक से काम करना पड़ता है। वो स्थितियां क्या है उन्हें भी जान ले। नंबर 1, जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में अस्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो पदधारी की नहीं हो। जब किसी, तो अगर मान लीजिए कि जब किसी पार्टी का, मान ठीक है कि ये कहा गया है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करेंगे, अब मंत्रिपरिषद ही नहीं बन सका तो किससे करेंगे, तो वहां पे विवेक की शक्तियां की
प्रयोग की जाती है। जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तब क्या करेंगे, विवेक का शक्तियां का वो करेंगे। दूसरा, पदधारी की अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो तो क्या करेंगे, तो विवेक शक्तियां के वो करेंगे। यदि सत्तारूढ़ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो तो क्या करेंगे, विवेक की शक्तियां की वो करेंगे। अब आपातकालीन शक्तियां की बात करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 स्थितियों में विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। 3 स्थिति में, कौन, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोही। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति मिली है इन्हें। 352 याद रखेंगे, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में निपटने के लिए उसे विशेष शक्तियां प्राप्त है। अब बात करते हैं हम लोग सरकार की, राष्ट्रपति की वीटो यानी निषेधाधिकार शक्तियां क्या है। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है। क्या, अत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। मतलब एब्सोल्यूट वीटो क्या है, आत्यंतिक वीटो क्या है, इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है या उसे अपने पास सुरक्षित रख सकता है। अब आते हैं, एक है सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। माने किसी भी कोई विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति अपने सस्पेंशन वीटो के अनुसार यूज करके संसद के पास पुनः विचार हेतु भेज सकता है। जेवी यानी कि पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है, इस वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। आपसे पूछेगा किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास अनिश्चित काल के लिए किस पावर से, किस शक्ति से रख सकता है, तो वीटो पावर, जेबी पावर, पैकेट पावर। अर्थात इस वीटो शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है, न ही अनुमति देने से मना करता है और न ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है। ये इनका अपना पावर है। अब विवादास्पद क्या है, भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जो प्रथम सिख के राष्ट्रपति थे, द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम प्रयोग था। आपसे पूछा जाएगा जेबी वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया था, तो जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम विवादास्पद एक बात थी, विधेयक थी, भारतीय डाक संशोधन 1986 में। इस जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, जो सिख के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, उनके द्वारा ही प्रथम बार वीटो यानी जेबी वीटो, पॉकेट वीटो का यूज किया गया था। भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम प्रयोग था। तो प्रथम 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय टिकट संशोधन की विधेयक के अंतर्गत 1986। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब महाभियोग क्या है। आर्टिकल 61 महाभियोग लगा के जो हम हटाते हैं किसी भी राष्ट्रपति को उनकी अवधि समाप्ति के पूर्व। अब आइए महाभियोग, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग लगाकर पदमुक्त किया जा सकता है। अगर कोई भी संविधान का उल्लंघन करेंगे तो उनको तो डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं, लेकिन उनपे क्या लगाते हैं, आर्टिकल 61 महाभियोग लगाकर उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ शुरू किया जा सकता है। ये महाभियोग भी आप लगा रहे हैं तो कितना दिन पहले आपको सूचना देना है, तो 14 दिन पूर्व आपको सूचना के साथ शुरू की जा सकती है, बशर्ते उस पर सदन के 1/4 सदस्य लिखित प्रस्ताव द्वारा सहमति व्यक्त करें। आरोपों का अन्वेषण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। यदि संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है, 2/3 से संसद के द्वारा, बहुमत के द्वारा।
अनुच्छेद 61 था महाभियोग। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि कोई राज्य संवैधानिक रूप से अक्षम हो गया है तो राष्ट्रपति वहां आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। 356 के अनुसार 360 क्या है? अंतर संकट स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर इसका सामना करने का प्रयास कर सकता है। 356 आपने देख लिया और 360 देख लिया। आपातकाल घोषित करते हैं 356। पद रिक्त, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने के कारण रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के पद के लिए नया चुनाव पद रिक्त होने के 6 महीनों के भीतर ही होना जरूरी है। राष्ट्रपति पद की नया चुनाव पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर ही होना जरूरी है। ठीक है, 6 माह। संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनः विचार के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में बताया गया कि संघ कार्यपालिका की शक्ति क्या है। 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। 56 में बताया गया है अवधि, पदावधि और पुनः विचार के लिए 57 का पात्रता है। और 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं दिया हुआ है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें निर्वाचन में 60 में दिया हुआ है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेना। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की अवधि। अनुच्छेद 72 क्या बताता है? क्षमा करने का। क्षमा मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 73 क्या बोलता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य। निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसूचित जनजाति, मानवाधिकार, मुख्यमंत्री दिल्ली व पुदुचेरी के वही करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक और मुख्यमंत्री का जो है दिल्ली और पुदुचेरी की नियुक्ति वही करते हैं, दिल्ली व पुदुचेरी। वित्त आयोग का भी, राजभाषा आयोग का भी सभी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति द्वारा प्रतिच्युत अधिकारी कौन कौन? संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी आदि हो सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है ये आपने देख लिया। चलिए अब ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। धन विधेयक, अनुच्छेद 110, इसमें पूर्वानुमति चाहिए। किसी राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा का नाम बदलना या परिवर्तन करना, अनुच्छेद 3, इसमें भी चाहिए आपका राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। धन विधेयक में चाहिए अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 117 ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है किंतु धन विधेयक नहीं है तो भी चाहिए। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक चाहिए। व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित रखने वाला राज्य का कोई विधेयक भी हो, 304 अनुच्छेद, उसमें भी चाहिए। काराधन से संबंधित ऐसा विधेयक जिसमें राज्य का हित प्रभावित होता हो, अनुच्छेद 274 चाहिए। राष्ट्रपति विशिष्ट तथ्य, 12वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली 12वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। एक नंबर वन लाइनर फॉर्म में है, देख लेंगे। 1969 ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी बीबी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। ये क्या था? अंतःकरण था, खुला मतदान। 1969
नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, लोकसभा के ये अध्यक्ष भी थे। अभी जो आप देख रहे हैं कि राज्यपाल भी हैं और राज्यपाल से डायरेक्ट राष्ट्रपति बनने वाले अभी जो हमारे राष्ट्रपति है कोविंद नीलम संजीव रेड्डी हो गए। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु, ये मैंने पहले बता दिया है। सबसे ज्यादा रहे हैं 1950 से 62 तक रहे हैं, 1 वर्ष और 11 दिन तक कार्य किया था। कौन सबसे कम अवधि में? जाकिर हुसैन 1 वर्ष 11 दिन तक। और सबसे ज्यादा कौन थे 12 वर्ष के लिए? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति पद के लिए अब तक कुल 14 चुनाव संपन्न हुए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए अब तक कुल 14 चुनाव संपन्न हुए हैं। अतः प्रणब मुखर्जी क्रमांक के अनुसार 14वें राष्ट्रपति थे, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे। अतः व्यक्ति के क्रम में 13वें राष्ट्रपति हैं और 14वें अभी हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, इसीलिए नंबर में क्रम में डिफरेंस है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को भी यदि लाया जाए तो अब कुल मिलाकर 16 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया है। संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 14 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक निर्वाचित किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। 2 हैं ऐसे राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल के दौरान की मृत्यु हो गई। एक है आपके प्रथम मुस्लिम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। भारतीय गणतंत्र में 1982 ईस्वी में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है निर्विरोध? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी हैं और निर्विरोध भी इनकी निर्वाचन हुई थी। डॉक्टर वीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई। वे सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति भी हैं। एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। हिदायतुल्लाह वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रीय भवन है, प्रेसिडेंट हाउस। 1950 ईस्वी तक इसे वायसराय हाउस के नाम जाना जाता था। अभी का जो सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन है उसे क्या जानते थे हम लोग? वायसराय हाउस कहा जाता था। इसका डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। एडविन लुटियंस ने, याद रखिएगा, एडविन लुटियंस ने। उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को कई उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार प्रदान की गई है। यहाँ आपका देख लीजिए पूरा है। राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियां मैंने ऊपर बता चुका है आपको, इसे आप देख लेंगे अच्छे से। और ये आपका आज का कंप्लीट हुआ। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार क्या है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। कुछ संविधान विशेषज्ञ भारतीय राष्ट्रपति को नाम मात्र का कठपुतली राष्ट्रपति या रबर की मोहर की भी संज्ञा प्रदान करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में प्रधानमंत्री होते हैं रियल किसी भी काम करने वाले। उसके बाद आप आइए इधर भी देख लें। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की, ठीक है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं। वह साधारणतः मंत्रियों की सलाह मानने को बाध्य होगा। राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता और न मंत्रियों की सलाह के बिना कुछ कर सकता है। इस प्रकार संविधान राष्ट्रपति को स्पष्ट कोई विवेकीय शक्ति प्रदान नहीं करता है, किंतु संवैधानिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। यदि लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश ब्रोकन मैंडेट प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है तथा सामान्यतः ऐसे दल का गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है जो उसकी राय में सदन में विश्वास मत प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देता है, किंतु यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है अथवा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के विघटन की सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है
तथा सत्ताधारी पार्टी किसी व्यक्ति को अपना नया नेता नहीं चुन पाती है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। ऐसी स्थिति में जब मंत्री परिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो किंतु त्यागपत्र देने को तैयार न हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से सरकार को बर्खास्त कर सकता है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह को एवं अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को आपत्तियों सहित पुनर्विचार के लिए वापस करने में भी राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जब राष्ट्रपति जेवी वीटो का प्रयोग करता है तब भी वह अपने विवेक का प्रयोग करता है, क्योंकि वह स्वविवेक से ही विधेयक पर अनुमति न देने का पुनर्विचार हेतु वापस न भेजने का निर्णय करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति में समाहित है। तो ये आपका आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति पॉलिटी फर्स्ट में हम लोगों ने देखा, और लाइन टू लाइन देखिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। बाकी आपके जो भी नोट करने वाला एक बात हो उसे आप जरूर पेन डाउन करें, अपने कॉपी में लिखें, नोटबुक में लिखें, जहां भी लिखते हैं लिखें और उसे प्रैक्टिस करते रहें, रिवाइजन करते रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जो भी छात्र छात्राएं हैं जल्द से जल्द बेल आइकन को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि वीडियो बनाने में की इच्छा जगे, क्योंकि यह आपके लिए ही है, तो इसलिए जरूर ऐसा करें। चलिए धन्यवाद।